नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल उत्कर्ष शैलेंद्र सर की ऑनलाइन क्लास में एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की। राजस्थान जीके से रिलेटेड ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। उम्मीद तो मैं करता हूं कि आज मैं आपके साथ इस प्रश्नों के बारे में जो बताऊंगा ये क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे आगामी जितनी भी भर्ती परीक्षा होगी राजस्थान लेवल पर। उसकी बात करें पटवार, वनपाल, RS, इसके अलावा फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड या राजस्थान पुलिस कांस्टेबल, इनके जो पेपर होते हैं वहाँ पर जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो आज मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, इन्हीं में से पूछे जाएंगे। जैसा कि आपको आज का पहला प्रश्न लिखा हुआ है कि राजस्थान के लिए सर्वप्रथम राजपूताना शब्द का उल्लेख किसने किया है। अगर आपको इस प्रश्न का सही जवाब आता है तो बिल्कुल कमेंट कर दीजिएगा। हालांकि मैंने यहाँ पर कोई भी ऑप्शन नहीं रखे हैं, सिर्फ हमें ये देखना होगा कि हमें अगर इस प्रश्न का सही जवाब आता है या नहीं आता है। क्योंकि दोस्तों क्या होता है कि जब मैं आपके सामने 4 ऑप्शन रख देता हूँ तो कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि कई बार ऐसे ही आंसर तुक्के से ही मार देते हैं। कोई तुक्का लगा देता ए ऑप्शन को तो कोई तुक्का लगा देता बी ऑप्शन को। यहाँ हम तुक्के वाली बात नहीं करेंगे, या हम पर्टिकुलर नॉलेज वाली बात करेंगे। अगर आपको नॉलेज है इस क्वेश्चन की तो आप जवाब कमेंट कर सकते हैं। हमारा प्रश्न है कि राजस्थान के लिए सर्वप्रथम राजपूताना शब्द का उल्लेख किसने किया है। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि राजस्थान की अगर अपन बात करते हैं और राजस्थान में सर्वप्रथम राजपूताना शब्द का जो उल्लेख किया था वो जॉर्ज थॉमस ने किया था। किसने किया था? जॉर्ज थॉमस ने किया था। राजस्थान के लिए सबसे पहले राजपूताना जो शब्द है इसका उल्लेख किया था जॉर्ज थॉमस ने। कब किया था? तो ये अगर प्रश्न पूछ ले कब किया तो आपको ध्यान रखना है 1800 ईस्वी में। यानी राजस्थान के लिए राजपूताना शब्द का जो इस्तेमाल किया था जॉर्ज थॉमस ने किया था। और कब किया था? 1800 ईस्वी में किया था। अब दोस्तों एक प्रश्न और बन सकता है, फिर जॉर्ज थॉमस कहाँ के निवासी थे? जॉर्ज थॉमस कहाँ के निवासी थे? अब इस प्रश्न का अपन क्या जवाब करेंगे? जॉर्ज थॉमस कहाँ के निवासी थे अगर आपसे ये पूछ ले तो जॉर्ज थॉमस आयरलैंड के निवासी थे। कहाँ के निवासी थे? ये आयरलैंड के निवासी थे। तो इस प्रश्न का जवाब भी आपको साथ का साथ मिल गया। आपसे पूछ ले कि जॉर्ज थॉमस कहाँ के निवासी थे तो जॉर्ज थॉमस आयरलैंड के निवासी थे। अब देखिए यहाँ से एक और प्रश्न पूछेगा। यहाँ से ये प्रश्न बन सकता है कि जॉर्ज थॉमस राजस्थान में सबसे पहले कहाँ की यात्रा की। यानी जॉर्ज थॉमस ने राजस्थान में सबसे पहले कहाँ की यात्रा की। कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि जॉर्ज थॉमस ने सबसे पहले राजस्थान में कहाँ की यात्रा की। तो जॉर्ज थॉमस ने सबसे पहले राजस्थान में जो यात्रा की थी वो शेखावाटी क्षेत्र की थी। कहाँ की थी? शेखावाटी क्षेत्र की थी। क्लियर हो गया? तो यहाँ पर मैंने आपको बिल्कुल बहुत अच्छी जानकारी दी है। ये एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट जानकारी है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब दोस्तों इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन बन सकता है कि जॉर्ज थॉमस की मृत्यु कहाँ हुई थी। कई बार प्रश्न आता है कि जॉर्ज थॉमस की मृत्यु कहाँ पर हुई थी। जॉर्ज थॉमस की मृत्यु कहाँ पर हुई थी। अगर आपसे ये प्रश्न पूछ ले कि जॉर्ज थॉमस की मृत्यु क्या पर हुई थी तो इस प्रश्न का क्या जवाब करेंगे। कई बार जिले का नाम पूछ लेता है। तो जॉर्ज थॉमस राजस्थान के अंदर 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस ने एक शब्द का उल्लेख किया था। राजस्थान के क्षेत्र का जो नाम रखा था वो नाम रखा था राजपूताना। और ये कहाँ के निवासी थे? ये आयरलैंड के निवासी थे। जॉर्ज थॉमस ने राजस्थान में सबसे पहले कहाँ की यात्रा की थी? इन्होंने शेखावटी क्षेत्र की यात्रा की थी। अब आपसे एक प्रश्न पूछ ले कि जॉर्ज थॉमस की मृत्यु कहाँ पर हुई थी तो इनकी मृत्यु हुई थी बीकानेर में। इनकी मृत्यु कहाँ पर हुई थी? बीकानेर में हुई थी। क्लियर हो गया? आगे समझ में? आप इसकी कॉपी कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से काफ़ी जल्दी से कॉपी कर लीजिएगा। हाँ जी, क्लियर। अब देखिए इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन बता देता हूं मैं आपको। राजस्थान के लिए सर्वप्रथम राजपूताना शब्द का जो उल्लेख तो कर दिया जॉर्ज थॉमस ने कर दिया। अब प्रश्न आता है कि ब्रिटिश काल और मध्यकाल के दौरान राजस्थान को किस नाम से संबोधित किया जाता था। तो ब्रिटिश काल और मध्यकाल के दौरान राजस्थान को राजपूताना शब्द से संबोधित किया जाता था। यानी ये जो क्षेत्र था उसको राजपूताना के नाम से जाना जाता था। क्लियर हो गया? चलिए कॉपी कर लीजिए आप इसकी। बात करते अपन प्रश्न संख्या 2 की। चलिए साथियों बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या 2 की। दूसरा प्रश्न आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है। प्रश्न दे रखा है मिलिट्री मेमोइर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस ग्रंथ किसने लिखा है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगर आपको इसको जवाब आता है तो बिल्कुल आप कमेंट कर सकते हैं।
हमारा क्वेश्चन दे रखा है मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस नामक जो ग्रंथ है वो किसने लिखा था। तो दोस्तों अगर ये प्रश्न आता है कि मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस ग्रंथ किसने लिखा है, तो इस प्रश्न का हमें क्या सही जवाब देना पड़ेगा, यहाँ सुनिएगा दोस्तों। सबसे पहले इस ग्रंथ का जो 1805 में लिखा था, और इस ग्रंथ को किसने लिखा था, इस ग्रंथ को लिखा था विलियम फ्रैंकलिन ने। किसने लिखा था, विलियम फ्रैंकलिन ने इस ग्रंथ को लिखा था। ये जानकारी आपको याद होना बहुत ज़रूरी है। यानी प्रश्न आता है कि मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस, अगर प्रश्न आता है कि मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस ग्रंथ किसने लिखा है, तो 1805 में लिखा, और किसने प्रकाशित करवाया था, विलियम फ्रैंकलिन ने लिखा था। तो 1805 में एक ग्रंथ का प्रकाशन हुआ था जो विलियम फ्रैंकलिन ने लिखा था, और उस ग्रंथ का नाम रखा गया था मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस। इस ग्रंथ में ये बताया गया था, इस ग्रंथ में ये बताया गया था कि संभवतः राजस्थान की यात्रा करने वाले जो प्रथम व्यक्ति थे वो जॉर्ज थॉमस ही थे। यानी इन्होंने ये बता तो दिया था कि जॉर्ज थॉमस वो प्रथम व्यक्ति थे, जॉर्ज थॉमस वे प्रथम व्यक्ति थे जो राजस्थान की यात्रा पर आए थे। जॉर्ज थॉमस प्रथम व्यक्ति थे जो राजस्थान की यात्रा पर आए थे, जी। इनके इस ग्रंथ में एक जानकारी तो हमें मिल चुकी है। इनके इस ग्रंथ से हमें ये जानकारी मिलती है कि मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस ग्रंथ किसने लिखा, ये 1805 में लिखा गया था, विलियम फ्रैंकलिन के द्वारा लिखा गया था। और इस ग्रंथ में इस बात सामने आई है कि जॉर्ज थॉमस वे प्रथम व्यक्ति था जो राजस्थान की यात्रा पर आया था। और इस ग्रंथ में यह भी बताया गया था कि जॉर्ज थॉमस ही वे प्रथम व्यक्ति था जो इस क्षेत्र का जो नाम रखा था, राजस्थान वाले जो क्षेत्र का नाम रखा था वो राजपूताना रखा था। तो कई बार प्रश्न आता है कि राजस्थान का नाम राजपूताना के नाम से संबोधित किया था, वे प्रथम व्यक्ति कौन था, तो वे प्रथम व्यक्ति जॉर्ज थॉमस था। क्लियर हो गया, आप इसकी कॉपी कर लीजिएगा। अब प्रश्न आता है, प्रश्न ये आता है कि मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस इस ग्रंथ का प्रकाशन किसके द्वारा करवाया गया था। तो इस ग्रंथ का जो प्रकाशन करवाया गया था, इस ग्रंथ का जो प्रकाशन है, इस ग्रंथ का प्रकाशन किसके द्वारा करवाया गया था, ये प्रश्न पूछ लिया आपसे। इस ग्रंथ का प्रकाशन लॉर्ड वेलेजेली के द्वारा करवाया गया था, चलिए क्लियर हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी आपको मिल चुकी होगी, आप इसकी कॉपी कर लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। प्रश्न आता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए अब मैं आपको बता रहा हूँ। मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस ग्रंथ किसने लिखा, तो मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस नामक जो ग्रंथ है 1805 में लिखा गया था, और किसके द्वारा लिखा गया था, विलियम फ्रैंकलिन के द्वारा लिखा गया था। इस ग्रंथ में इस बात सामने आ चुकी है कि जॉर्ज थॉमस संभवतः वे प्रथम व्यक्ति था जो राजस्थान की यात्रा पर आया था, और जॉर्ज थॉमस ही वे प्रथम व्यक्ति था जिसने इस राजस्थान वाले जो क्षेत्र का नाम रखा था वे राजपूताना रखा था। इस ग्रंथ का प्रकाशन किसके द्वारा कराया गया था, तो इस ग्रंथ का जो प्रकाशन था लॉर्ड वेलेजली के द्वारा करवाया गया था। क्लियर हो गया, आगे समझ में। चलिए आप इसकी कॉपी कर लीजिएगा, हाँ कॉपी कर लो ताकि अगले प्रश्न की अपन बात करते हैं। चलिए साथियों हम बात कर लेते हैं तीसरे प्रश्न की। दो प्रश्नों से आपको बहुत कुछ जानकारी मिल चुकी है और इसी प्रकार हम आगे लेकर आ रहे हैं तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न है द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान नामक ग्रंथ किसने लिखा था। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अगर आपको इस प्रश्न का सही जवाब आता है तो बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ तुक्के वाली बात तो चलने वाली नहीं है। आपको सिर्फ आता है तो कमेंट कर दीजिए, अगर नहीं आ रहा है तो आप जानकारी को सुन लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आरएस की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, पटवार की तैयारी कर रहे हैं, ग्राम सेवक की तैयारी कर रहे हैं, बीएसटीसी और पीटीटी वाले छात्र बिल्कुल इसको ध्यान से सुन लीजिएगा। वनपाल वाले छात्र जरूर इसके नोट्स बना लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान नामक ग्रंथ का प्रकाशन किसने करवाया था या किसने लिखा था, कई बार ये प्रश्न आता है। सबसे पहले अगर बात करते हैं कि द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान ये ग्रंथ किसने लिखा था, तो सन 1829 की बात है और ये जो ग्रंथ लिखा गया था कर्नल जेम्स टॉड के द्वारा लिखा गया था। तो कब लिखा गया था, ये ग्रंथ लिखा गया था 1829 में, और किसके द्वारा लिखा गया था, ये ग्रंथ लिखा गया था कर्नल जेम्स टॉड के द्वारा, कर्नल जेम्स
टॉड के द्वारा, बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट, ब्रिटिश ऑफ राजस्थान। और दोस्तों इस ग्रंथ में कर्नल जेम्स टॉड ने इस राजपूताना क्षेत्र का एक नया नाम रखा, वो नाम था रजवाड़ा। तो कई बार ये प्रश्न आ जाता है, तो अभी द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, इस ग्रंथ का प्रकाशन 1829 में करवाया गया था, कर्नल जेम्स टॉड के द्वारा ये लिखा गया था। और इस 1829 में कर्नल जेम्स टॉड ने एक ग्रंथ लिखा था जिसका नाम है द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। अब इस ग्रंथ में क्या बात उन्होंने रखी थी, इस ग्रंथ में इन्होंने दो शब्दों का प्रयोग किया था। एक तो शब्द का प्रयोग किया था राजस्थान, और दूसरा उसने प्रयोग किया था रजवाड़ा। राजस्थान और रजवाड़ा। अब आपको दो जानकारी मिल गई। अगर हमारा प्रश्न पूछता है कि राजस्थान को राजपूताना किसने कहा, तो हम जॉर्ज थॉमस को राइट करेंगे। अगर प्रश्न बनता है कि राजस्थान को रजवाड़ा किसने कहा, तो राजस्थान को सबसे पहले रजवाड़ा किसने कहा, राजस्थान को सबसे पहले रजवाड़ा कर्नल जेम्स टॉड ने कहा था। कब कहा था, 1829 की बात है। उनका एक ग्रंथ था द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, ये ग्रंथ। अब प्रश्न आता है कि इस ग्रंथ का प्रकाशन किसने करवाया। तो अगर प्रश्न आता है कि इसका प्रकाशन किसने करवाया, तो इसका प्रकाशन लंदन के अंदर करवाया गया था। इसका प्रकाशन लंदन में जेम्स कुक ने करवाया था, जेम्स कुक ने, बिल्कुल। इसका प्रकाशन जो करवाया था लंदन में करवाया था, किसने करवाया था, जेम्स कुक ने करवाया था। क्लियर हो गया, चलिए कॉपी कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान नामक ये ग्रंथ था जो कर्नल जेम्स टॉड ने अपने गुरु को समर्पित किया। और उनके जो गुरु का नाम था, कर्नल जेम्स टॉड के जो गुरु का नाम था, वो कई बार पूछ लेते हैं, तो वो आपको याद होना चाहिए। जेम्स टॉड के गुरु का नाम क्या था, तो कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है। तो कर्नल जेम्स टॉड के गुरु का नाम था गुरु जैन यति ज्ञानचंद, बिल्कुल। तो दोस्तों मैं आपको एक बार पुनः बता रहा हूं, सुनना। द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान ग्रंथ किसने लिखा, 1829 की बात है, कर्नल जेम्स टॉड ने यह ग्रंथ लिखा था। ये ग्रंथ कर्नल जेम्स टॉड ने, इस ग्रंथ में राजस्थान या रजवाड़ा शब्द का उल्लेख कर दिया इन्होंने। दूसरा, इस ग्रंथ का प्रकाशन किसने करवाया था, तो इस ग्रंथ का जो प्रकाशन करवाया था वो लंदन में करवाया गया था। किसके द्वारा, जेम्स कुक के द्वारा करवाया गया था। इस ग्रंथ को कर्नल जेम्स टॉड ने किसको समर्पित किया था, इस ग्रंथ को कर्नल जेम्स टॉड ने अपने गुरु जैन यति ज्ञानचंद को समर्पित किया था। किसको समर्पित किया था, जैन यति ज्ञानचंद। तो अगर प्रश्न आता है कि इस ग्रंथ का हिंदी में अनुवाद किसने किया, अगर प्रश्न आता है कि इस ग्रंथ का हिंदी में अनुवाद किसने किया, तो इसका जो हिंदी में अनुवाद किया था, इसका जो हिंदी में अनुवाद किया था पंडित बलदेव मिश्र ने किया था, पंडित बलदेव मिश्र ने किया था। तो कई बार प्रश्न आता है कि द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान नामक ग्रंथ का हिंदी में अनुवाद किसने किया था, तो पंडित बलदेव मिश्र ने किया था। कब किया था, इन्होंने किया था 1907 से 1910 के दौरान, बिल्कुल 1907 से 1910 के दौरान पंडित बलदेव मिश्र ने इस ग्रंथ का हिंदी में अनुवाद किया था। कई बार आता है कि इसका और उनके बाद किसने हिंदी में अनुवाद किया, तो इस ग्रंथ का हिंदी में अनुवाद पंडित गौरी शंकर ओझा द्वारा भी किया गया था, जो पंडित बलदेव प्रसाद मिश्र के बाद किया था। तो कई बार ये प्रश्न आता है कि फिर इसका बाद में हिंदी में बना, तो आपको याद रखना होगा गौरी शंकर ओझा, गौरी शंकर ओझा ने भी इसका हिंदी में अनुवाद किया था, हिंदी में अनुवाद किया था। सबसे पहले हिंदी में अनुवाद किसने किया था, पंडित बलदेव प्रसाद, इनका पूरा नाम है पंडित बलदेव प्रसाद मिश्र। बस ठीक है, मैंने लिखा 1907 से 1910 के दौरान इन्होंने हिंदी में इसका ट्रांसलेट किया था। इसके बाद गौरी शंकर ओझा ने भी इसका हिंदी में ट्रांसलेट किया था। क्लियर हो गया, चलिए कर लीजिए कॉपी। हाँ कॉपी कर लो भैया। अब देखिए मैं इसके बारे में कुछ और जानकारी आपको बता रहा हूं, आप इसकी कॉपी कर ली होगी। चलिए
एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान की अगर अपन बात करते हैं तो इसके 2 खंड प्रकाशन हुए थे। इसके 2 खंड प्रकाशन हुए थे। इसका जो प्रथम खंड था, इसका प्रथम खंड था, उसमें क्या बताया गया था? उसमें बताया गया था राजपुताने की भौगोलिक स्थिति। राजपुताने की भौगोलिक स्थिति को बताया गया। राजपुताने की भौगोलिक स्थिति को बताया गया था पहले प्रकाशन में। दूसरा, राजपुताने की वंशावली को बताया गया। वंशावली को बताया गया। तीसरा, राजपुताने की सामंती व्यवस्था को बताया गया। सामंती व्यवस्था को बताया गया। ठीक है। और तीसरा, इसमें मेवाड़ के इतिहास को बताया गया है। मेवाड़ के इतिहास को बताया गया है। मेवाड़ के इतिहास को बताया गया। यानी द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान जो ग्रंथ है, इसका प्रकाशन 2 खंड में हुआ था। जब प्रथम खंड की अगर अपन बात करते हैं तो उसमें राजपुताने की भौगोलिक स्थिति और उसके विस्तार के बारे में बताया जाता है। यानी राजपुताने की भौगोलिक स्थिति कितनी है और उसका विस्तार क्या है, बिल्कुल आपको इसमें जानकारी मिल जाती है। राजपुताने की वंशावली के बारे में बताया गया था। राजपुताने की वंशावली के बारे में बताया गया था। राजपुताने की सामंती व्यवस्था के बारे में बताया गया था और मेवाड़ के इतिहास को बिल्कुल अच्छी तरह से इसमें समझाया गया था। अब अगर अपन बात करते हैं इसके दूसरे खंड की, अगर इसके पहले खंड की आप कॉपी कर लीजिएगा। दूसरे खंड की बात करते हैं अपन, अगर इसके दूसरे खंड की बात करते हैं तो दूसरे खंड में क्या बताया गया था, यहां मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। दूसरे खंड की अगर अपन बात करते हैं तो मारवाड़, मेवाड़, आमेर और ये जो बीकानेर वाले जो राज्य हैं उनकी स्थितियों के बारे में बताया गया। तो आप एक बार फर्स्ट कॉपी की कॉपी कर लीजिएगा। मारवाड़, बीकानेर, जैसलमेर, आमेर। मारवाड़, बीकानेर, जैसलमेर। मारवाड़, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। जैसलमेर, देखो मारवाड़ की बात कर लेते हैं, बीकानेर, जैसलमेर, आमेर और हाड़ौती राज्यों की स्थिति विस्तार के बारे में दूसरे खंड में बताया गया है। अब दोस्तों आपको यहां तक तो क्लियर समझ में आ गया होगा। द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान का प्रकाशन 2 खंड में हुआ था। पहले खंड में राजपुताने की भौगोलिक स्थिति विस्तार को बताया गया है। राजपुताने की वंशावली का वर्णन किया गया है। राजपुताने की सामंती व्यवस्था को वर्णन किया गया है और मेवाड़ के इतिहास को बिल्कुल डिटेल से समझाया गया है। दूसरे खंड की बात करते हैं तो इसमें मारवाड़ की भौगोलिक स्थिति का वर्णन किया गया है और उसका विस्तार। इसी प्रकार बीकानेर की भौगोलिक स्थिति और उसका विस्तार, जैसलमेर की भौगोलिक स्थिति और उसका विस्तार और आमेर व हाड़ौती राज्यों के बारे में दूसरे खंड में बताया गया। अब दोस्तों प्रश्न ये पूछता है, जैसे हमने बात की थी कि जॉर्ज थॉमस की, तो जॉर्ज थॉमस ने सबसे पहले यात्रा की थी शेखावटी क्षेत्र की। किसकी यात्रा की थी? शेखावटी क्षेत्र। अगर आपसे पूछ ले कि कर्नल जेम्स टॉड ने सबसे पहले किस क्षेत्र की यात्रा की थी, तो कर्नल जेम्स टॉड ने 1806 में यात्रा की थी उदयपुर की। किसकी यात्रा की थी? उदयपुर की। तो कर्नल जेम्स टॉड हमारे राजस्थान के उदयपुर जिले में आते हैं और कब आते हैं? 1806 में आते हैं। वर्तमान में उदयपुर जिला है। तो कर्नल जेम्स टॉड ने 1806 में उदयपुर की यात्रा की थी। और जबकि जॉर्ज थॉमस की अगर अपन बात करते हैं, जॉर्ज थॉमस की बात करते हैं तो उन्होंने सबसे पहले शेखावटी क्षेत्र की यात्रा की थी। कॉपी कर लीजिए जल्दी से। तो कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो बनते हैं वो मैं बता रहा हूं मैं आपको। कर्नल जेम्स टॉड के बारे में और कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं, तो हम बात करते हैं कर्नल जेम्स टॉड की। कर्नल जेम्स टॉड की। कर्नल जेम्स टॉड को राजस्थान के इतिहास का पिता कहा जाता है। राजस्थान के इतिहास का पिता कहा जाता है। बिल्कुल आप ध्यान रखना कि कर्नल जेम्स टॉड को राजस्थान के इतिहास का पिता कहा जाता है। प्रश्न आता है कर्नल जेम्स, राजस्थान के इतिहास का पिता किसको कहा जाता है, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कर्नल जेम्स टॉड को राजस्थान के इतिहास का पिता कहा जाता है। क्लियर हो गया? आगे समझ में। कर्नल जेम्स टॉड कहाँ के निवासी थे, तो कर्नल जेम्स टॉड कहाँ के निवासी थे, इसका जवाब अपन क्या देंगे? कर्नल जेम्स टॉड वेल्स यूके के निवासी थे। कहाँ के निवासी थे? कर्नल जेम्स टॉड वेल्स
यूके के निवासी थे। दूसरा प्रश्न जो इस प्रकार बनता है वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। कर्नल जेम्स टोड का जन्म कब हुआ था? तो कर्नल जेम्स टोड का जो जन्म हुआ था वो हुआ था 20 मार्च 1782 को। 20 मार्च 1782 को इनका जन्म हुआ था। कहाँ पर हुआ था? वेल्स यूके में हुआ था। वेल्स लिंगटन यूके में हुआ था। और अगर इनके मृत्यु की बात करते हैं तो इनकी जो मृत्यु हुई थी वो 1835 में इनकी मृत्यु हुई थी। तो इनकी मृत्यु कब हुई थी? 1835 में हुई थी। जेम्स टोड की सेवा से प्रभावित होकर उदयपुर के महाराजा भीम सिंह ने अजमेर के बोरसवाड़ा गांव का नाम टाटगढ़ रखा था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी मैं आपको बता रहा हूँ। उदयपुर के महाराजा भीम सिंह ने अजमेर के बोरसवाड़ा गांव का नाम टाटगढ़ रखा था। भीम टाटगढ़ आपने सुना होगा, ब्यावर के थोड़ा सा आगे है, ठीक है। तो कर्नल जेम्स टोड की सेवा से प्रभावित होकर उदयपुर के महाराजा, कहाँ के महाराजा? तो आपको ये ध्यान रहना चाहिए, उदयपुर के महाराजा भीम सिंह ने अजमेर के बोरसवाड़ा गांव का नाम बदलकर टाटगढ़ रख दिया था। क्लियर हो गया? मैं आपको बता देता हूँ कर्नल जेम्स टोड के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बन सकता है? कर्नल जेम्स टोड का यात्रा वृत्तांत। कर्नल जेम्स टोड ने अपनी यात्रा वृत्तांत। कर्नल जेम्स टोड ने अपनी यात्रा का वर्णन जिस ग्रंथ में किया उसका नाम था, अपनी यात्रा का वर्णन जिस ग्रंथ में किया था उसका नाम था ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया। बिल्कुल, कर्नल जेम्स टोड ने अपनी यात्रा का वर्णन जिस बुक में किया था, जिस पुस्तक में किया था उसका नाम था ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया। और इस पुस्तक का जो प्रकाशन किया था कर्नल जेम्स टोड की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी ने करवाया था। ठीक है, तो कई बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है। टोड हमारे राजस्थान के अंदर पहली बार जून महीने में उदयपुर के अंदर आते हैं, तो ये प्रश्न भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो क्वेश्चन आता है कि कर्नल जेम्स टोड राजस्थान में पहली बार कब आया था? तो ये पहली बार जून माह में 1806 में उदयपुर में आया था। तो पहली बार कब आया था? पहली बार ये जून के महीना था और उदयपुर के अंदर आया था 1806 में। क्लियर हो गया? चलिए कॉपी कर लीजिएगा। 8 मार्च 1818 की बात है। इनको मेवाड़ और हाड़ौती का पॉलिटिकल एजेंट नियुक्त किया गया था और उसके चक्कर में ये उदयपुर गया। बिल्कुल, 8 मार्च 1818 को कर्नल जेम्स टोड 8 मार्च 1818 को कर्नल जेम्स टोड हाड़ौती और मारवाड़ का, यानी मेवाड़ वे मारवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट नियुक्त होकर नियुक्त किया गया था। ये भी आप ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए बहुत सारी जानकारी मिलती है जो प्रश्न आपको याद रखना। 3 नवंबर 1819 को सिरोही वे मारवाड़ का प्रभार सौंपा था। बिल्कुल, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कर्नल जेम्स टोड ने अपनी यात्रा का वर्णन जिस पुस्तक में किया था उसका नाम है ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया। उसके बाद आता है पहली बार ये कब आए थे? जून 1806 में पहली बार हमारे राजस्थान में ये प्रवेश करते हैं उदयपुर के अंदर। 8 मार्च 1818 को कर्नल जेम्स टोड को मेवाड़ व मारवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट के रूप में नियुक्त किया गया था। 3 नवंबर 1819 को सिरोही व मारवाड़ का प्रभार भी इनको सौंपा गया था। क्लियर हो गया? चलिए कॉपी कर लीजिएगा। कर लिया भैया कॉपी? चलिए आगे इनके बारे में और जानकारी जो मिलती है वो मैं बता रहा हूँ आपको साथ के साथ।
बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। चलिए, आपको पता होगा कर्नल जेम्स टोड ने आबू पर्वत पर अनेक हिंदू देवी देवताओं का मंदिर होने कारण इसको हिंदू आल्पस के नाम से भी पुकारा था। तो कई बार ये प्रश्न आ जाता है। बिल्कुल, अगला प्रश्न है कि कर्नल जेम्स टोड ने आबू पर्वत को हिंदू आल्पस कहा। अब ये लैंग्वेज आती है तो क्यों आती है? कर्नल जेम्स टोड ने आबू पर्वत को हिंदू आल्पस ही क्यों कहा? ऐसा क्या है? ऐसा इसलिए कहा कि उन्होंने ये देखा कि आबू जो पर्वत था उस पर अनेक हिंदू देवी और देवताओं के मंदिर और मूर्तियां मिली थी, इसीलिए उन्होंने इसको हिंदू आल्पस के नाम से भी संबोधित किया था। हो गया। चलिए, अब देखिए दोस्तों, और क्या है। राजस्थान का सर्वोच्च पर्वत शिखर की अगर अपन बात करते हैं, राजस्थान का सर्वोच्च पर्वत शिखर की बात करते हैं तो आबू पर्वत को इसने गुरु शिखर का नाम दिया। आबू पर्वत को इसने गुरु शिखर या संतों का शिखर कहा। आबू पर्वत को इसने गुरु शिखर या संतों का शिखर नाम दिया। कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि आबू पर्वत यानी आबू पर्वत की सर्वोच्च जो ऊंची चोटी है उसको गुरु शिखर किसने कहा या संतों का शिखर किसने कहा? तो वो कहा कर्नल जेम्स टोड ने। क्लियर हो गया? चलिए कर लीजिए कॉपी। तो कई बार प्रश्न आता है कि कर्नल जेम्स टोड को किस नाम से जाना जाता है? तो कर्नल जेम्स टोड को घोड़े वाले बाबा के नाम से भी जाना जाता है। घोड़े वाले बाबा के नाम से भी जाना जाता है। घोड़े वाले बाबा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ध्यान रखना, कर्नल जेम्स टोड को किस नाम से जाना जाता है? कर्नल जेम्स टोड को घोड़े वाले बाबा के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर हो गया? चलिए दोस्तों, आज का क्लास कैसा लगा इसके बारे में आप कमेंट कर दीजिएगा। चलिए, चौथा प्रश्न है, राजस्थान का तीसरा एकीकरण कब हुआ था? इस प्रश्न के बारे में हम बहुत कुछ सीखेंगे और बहुत जानकारी आपको यहाँ मिलने वाली है। तो दोस्तों, सबसे पहले हमारा प्रश्न है कि राजस्थान का तीसरा एकीकरण कब हुआ था? अगर आपको इस प्रश्न का जवाब आता है तो बिल्कुल आप कमेंट कर सकते हैं, और नहीं आता है तो बिल्कुल यहाँ पर जो मैं जानकारी दे रहा हूँ आप उनको नोट डाउन कर लीजिए। सबसे पहले बात करते हैं कि राजस्थान का तीसरा एकीकरण कब हुआ था। तो ये हुआ था 18 अप्रैल 1948 को। ठीक है, 18 अप्रैल 1948 को राजस्थान का तीसरा एकीकरण होता है। ठीक है, अब देखिएगा, तीसरा एकीकरण में राजस्थान का जो नाम रखा गया था वो क्या था? तीसरा जो एकीकरण में राजस्थान का नाम सामने आता है वे आता है संयुक्त राजस्थान संघ। क्या नाम आ जाता है? संयुक्त राजस्थान संघ। तीसरे एकीकरण का जो नाम आता है राजस्थान के अंदर, संयुक्त राजस्थान संघ। अब संयुक्त राजस्थान संघ क्या है इसके बारे में थोड़ा जानकारी। राजस्थान संघ यानी हमने पढ़ा है दूसरा एकीकरण। हमने पढ़ा था दूसरा एकीकरण। दूसरे एकीकरण में जब उदयपुर को मिला दिया गया, उदयपुर रियासत को मिला दिया गया, यानी दूसरा एकीकरण जिसका नाम था राजस्थान संघ, और इसमें जब उदयपुर रियासत को मिलाया गया था तो राजस्थान का नया चरण सामने आया था जो कहलाता है तीसरा एकीकरण, और नाम रख दिया था संयुक्त राजस्थान संघ। अब दोस्तों, इसकी राजधानी किसको बनाया गया था? तो इसकी जो राजधानी बनाया था वो उदयपुर को बनाया गया था। इसकी राजधानी किसको बनाया गया था? इसकी जो राजधानी बनाई गई थी वो उदयपुर को बनाई गई थी। दोस्तों, बात करते हैं इसकी राजधानी उदयपुर को। अब इसके राज प्रमुख कौन थे? इसके राज प्रमुख कौन थे? राज प्रमुख की बात करें तो इसके राज प्रमुख थे भोपाल सिंह। इसके राज प्रमुख कौन थे? इसके राज प्रमुख थे भोपाल सिंह। और अगर आपसे पूछ ले कि उपराज प्रमुख कौन थे, तो उपराज प्रमुख की बात करें तो वो थे भीम सिंह। कौन थे? भीम सिंह। क्लियर हो गया? हाँ, क्लियर हो गया सबको? भोपाल सिंह की, तो भोपाल सिंह कहाँ के थे? भोपाल सिंह मेवाड़ के थे।
और भीम सिंह कहाँ के थे? भीम सिंह कोटा के थे। क्लियर हो गया? चलिए कॉपी करो जल्दी से। प्रश्न क्या बन सकता? और प्रश्न ये बन सकता है कि जब तीसरा एकीकरण हुआ था उस समय प्रधानमंत्री किसको बनाया गया था? तीसरे एकीकरण के समय राजस्थान के प्रधानमंत्री किसको बनाया गया था, ये प्रश्न आता है। या संयुक्त राजस्थान संघ का प्रधानमंत्री किसको बनाया गया था? तो वो बनाया गया था, प्रधानमंत्री किसको बनाया गया था? प्रधानमंत्री बनाया गया था माणिक्य लाल वर्मा को। बिल्कुल, पंडित जवाहरलाल नेहरू की सिफारिश हुई थी और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सिफारिश की थी माणिक्यलाल वर्मा से, और माणिक्यलाल वर्मा ने राजस्थान का तीसरा एकीकरण करने के लिए दूसरे एकीकरण में उदयपुर रियासत को शामिल किया और नया तीसरा एकीकरण सामने आया था। और जो कब हुआ था? 18 मार्च 1948 को हुआ था। इसका नाम क्या रखा था? संयुक्त राजस्थान संघ रखा था। इसकी राजधानी उदयपुर को बनाया गया था। इसके राज प्रमुख भोपाल सिंह मेवाड़ के थे और उप राज प्रमुख की बात करें तो भीम सिंह कोटा के थे और प्रधानमंत्री बनाया गया था माणिक्यलाल वर्मा को। क्लियर हो गया? और तीसरा एकीकरण कौन से दुर्ग में हुआ था? कई बार ये प्रश्न आ जाता है तो आपको राइट करना पड़ेगा कोटा दुर्ग में। ये भी ध्यान रखना होगा जो दूसरा एकीकरण हुआ था वे भी कोटा दुर्ग में हुआ था। इसका उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। हाँ जी, क्लियर हो गया? चलिए दोस्तों बात करते हैं प्रश्न संख्या 5 की। आप एक बार इसकी कॉपी कर लीजिएगा, बात करेंगे प्रश्न संख्या 5 की।